हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हिंदी का पहला चैप्टर है, जो कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और जो प्रमुख बोलियां हैं। देखा जाए तो ये चैप्टर लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है और अच्छे खासे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि इसके क्वेश्चन जीके में भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सीरीज के तहत आपको हर एक चैप्टर के जो वीडियो हैं वो आपको फ्री में यूट्यूब में हमारे मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी या साइंस के वीडियो भी आप लोग दे सकते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल पर रात को 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट भी आपको कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम से हैं तो आप लोग 8:50 में हिंदी का टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या होती है? तो आप कहेंगे कि सर, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भाषा के अंग में जैसे कि आपका शब्द हो गया, वाक्य हो गया या मूल ध्वनियाँ ही क्या होती हैं, भाषा की प्रमुख अंग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा के रूप बताइएगा। तो भाषा के रूप की अगर बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने? 3 रूप होते हैं। आप कहेंगे सर, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी आपकी लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। यहाँ पर देख सकते हैं मौखिक भाषा मतलब जो हम लोग चर्चा करते हैं, आपस में बातें करते हैं या कभी भाषण दे रहे होते हैं, तो ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, है ना, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम पत्र लेखन लिखें या कोई पत्र लिखते हैं, निबंध, कहानी, जीवनी कुछ भी लिखते हैं, ये सब आपकी किस में आती है? लिखित भाषा में आती है। अगर हम बात करें कि भाषा के तीसरा रूप क्या होती है तो ये सांकेतिक भाषा आपकी है। और सांकेतिक भाषा की अगर बात करते हैं तो जिन संकेतों के द्वारा जो बच्चे होते हैं, है ना, गूंगे, बहरे या अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं संकेत से ही समझ जाते हैं। भाषा का प्रयोग ना करो तो संकेतों से ही समझ जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आते हैं कि अगर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि याद रखिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। याद रखिएगा कि जो मौखिक भाषा होती है, क्या मौखिक भाषा, इसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। और पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या अक्षर बताएंगे। ये बात को बिल्कुल से ध्यान से समझ लीजिएगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आती है परिभाषा की बात कि वर्ण क्या होते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिप या लिप चिन्ह कहा जाता है। भाई, वर्ण होगा तो उसको हमने कहीं ना कहीं लिखेंगे, तो आप कहेंगे ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। बोलने के रूप को ध्वनि कहते हैं और लिखने के रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का आवश्यकता होती है उन्हें लिप या चिन्ह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जब शुरुआत होती है, हमने कहा जिस प्रकार से घर बनाने के लिए यहाँ पर ईंटों की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे यहाँ पर नींव भरी जाती है, फिर एक बड़ा घर बनता है। उसी प्रकार से पढ़ाई स्टार्टिंग जो होती है ध्वनि से, तो आप कहेंगे ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर आता है, उसके बाद शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर वाक्य होगा, फिर अन्वित होता है। एक बड़ा विशाल रूप हो जाता है। अगर हम बात करें कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से है, तो हिंदी का जो विकास हुआ है, याद रखिए सबसे पहले हिंदी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर संस्कृत। ये आपकी सबसे पहली संस्कृत थे
फिर आपकी पाली आती है, फिर प्राकृत हो जाएगी, फिर अपभ्रंश हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपकी हिंदी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्रम याद रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आपकी यहाँ पर हिंदी। बाकी देखा जाए तो और विस्तार में अपभ्रंश के बाद अवाट होगा, अवाट के बाद हिंदी होगी, है ना, इस प्रकार से आपका होगा। और तो ये क्रम आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो जब हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो याद रखिएगा वाक्य में दो चीजें आपकी होती हैं, कौन है, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। ये उद्देश्य क्या होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए उद्देश्य, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका उद्देश्य है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, अभय परीक्षा हाल में बैठा है। तो यहाँ पर देखो दिया जिसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, जल्दी से कमेंट करिएगा किसके बारे में। तो आप कहेंगे सर राहुल के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर राहुल के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो राहुल है और यहाँ पर जो आपका अभय है, तो कुल मिला के राहुल और अभय क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। तो उद्देश्य की परिभाषा याद रखना है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर उद्देश्य कहते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भाषा। ये भाषा के तहत आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका विधेय। तो आप कहेंगे सर विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या था, मतलब जैसे राहुल था, है ना, तो वो था। अब यहाँ पर दिया है राहुल के बारे में जो कुछ कहा जाए, अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विधेय, तो हमने कहा कि यह जो आपका पहले पॉइंट में दिया गया है चंडीगढ़ एक व्यवस्थित है, किसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, चंडीगढ़ के बारे में। तो आप कहेंगे एक व्यवस्थित शहर और यहाँ पर राम को मतलब रावण को, है ना, रावण को, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर विधेय हो गया। याद रखिएगा यही आपकी जड़ होती है और यही पॉइंट होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, याद रखिएगा हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव है, अर्थात हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपकी 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो जो हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। कैसी भाषा है, तो आप कहेंगे सर ये भारोपी परिवार की भाषा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी कौन सी कैसी भाषा है, तो हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है, तो आप कहेंगे भाषा भारोपी परिवार की भाषा है। कैसी है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। और अगला पॉइंट आपसे है कि हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन है कि जो हिंदी है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जो जन्म है वो संस्कृत के सिंध शब्द से हुआ है। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासी अर्थात ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा हिंदी जो आपकी है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जो जन्म है वो संस्कृत के जो सिंधु शब्द है वहाँ से हुआ है। इसका पहला जो प्रयोग है वो ईरान के निवासियों अर्थात ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आपके अपभ्रंश से मानते हैं। किससे, अपभ्रंश से मानते हैं। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। याद रखिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। या बात को समझिए, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। हिंदी के याद रखिएगा कि जो अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, वहीं पर जो संस्कृत है संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट करिए, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, वहीं पर देखा जाए कि जो आपकी संस्कृत की आदि जननी किसे कहते हैं, तो भैया याद रखिएगा हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत की। इसका मतलब ये है कि हिंदी जो निकल कर आई है वो आपकी संस्कृत से आई, इसलिए इसे आदि जननी कहते हैं। अपभ्रंश को हिंदी की जननी और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। क्लियर हो गया है। और याद रखिएगा कि आदि जननी को आर्य भाषा भी कहते हैं, इसे देव भाषा कहते हैं, इसे देववाणी भी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, याद रखिए एक बात आपको नोट कर लेना है कि जो आपकी यहाँ पर हिंदी है अर्थात अपभ्रंश, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे,
है ना, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, ये आपके प्रारंभ में क्या थे, केवल 8 स्वर थे। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर आ गए, यहाँ पर अ और औ भी विकसित हो गए, जो कि एक संयुक्त स्वर हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अ है और है संयुक्त स्वर है, आप लोग जानते हैं। बाकी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अपभ्रंश में जो आपके कह सकते हैं कितने स्वर थे, तो आपको 8 बताना है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट दिया गया है कि अपभ्रंश में देखा जाए तो आपका जो डा है और ढा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। याद रखिए, ये जो डा और ढा हैं, ये आपके अपभ्रंश में नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। अगले पॉइंट में आते हैं भारतीय भाषाएं। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय भाषाएं कितनी हैं, 3 भाषाएं हैं। याद रखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे सर प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, वहीं पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा बनता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास कब से हुआ है, तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि अवाहट नाम का स्पष्ट रूप जो उल्लेख है वो किसने किया था। अवाहट का स्पष्ट रूप से जो उल्लेख किया है वो किसने किया था, तो विद्यापति की जो कीर्तलता है उसमें मिलता है। किसमें मिलता है, तो अवाहट नाम का जो स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है वो विद्यापति की जो कीर्तलता है उसमें मिलता है। याद रखिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आकृति मूलक अर्थात आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, हिंदी कैसी है, तो वियोगात्मक या विशिष्ट या शिष्ट भाषा है। जबकि संस्कृत कैसी है, तो संस्कृत आपकी संयोगात्मक है। याद कैसे रखेंगे, सा से संस्कृत, सा से संयोगात्मक, क्योंकि यहाँ पर बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो सा शब्द लगा है संयोगात्मक में और सा लगा है संस्कृत में लगा है। वहीं पर जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में होता है वियोगात्मक। क्या होता है, वियोगात्मक भाषा आपकी अंग्रेजी भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कितना है। तो याद रखिएगा, विश्व में 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। कितना है, तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। और वहीं पर देखा जाए तो पहला स्थान किसका है, अंग्रेजी का है। और वहीं पर जो चीनी भाषा है जिसे मंदारिन भाषा कहते हैं, इसका स्थान दूसरा है। बहुत पहले आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि भैया जो आपकी चीनी भाषा वो फर्स्ट में थी, लेकिन अब अपडेट में आपको चलना है। याद रखिए, हिंदी का स्थान विश्व में तीसरा है, अंग्रेजी का प्रथम है, और जो चीनी भाषा है या मंदारिन है ये स्थान आपका दूसरा हो गया है। याद रखिए, राजभाषा एक शब्द मिलता है, हिंदी कैसी भाषा है, राजभाषा बताना है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्या बताना है, राजभाषा। क्योंकि राष्ट्र मतलब होता है कि जैसे आपका भारत है, 28 राज्य हैं और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूरे देखा जाए राज्यों में हिंदी ही बोली जाती तो ये राष्ट्रभाषा हो जाती। लेकिन आप जानते हैं कि लगभग 10 ही आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। इस कारण से आप कहेंगे कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखिए कि राजभाषा आपकी कौन है, तो आप कहेंगे सर हिंदी है। और राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। आप देखते हैं कि आपके कार्यालय में जो प्रयुक्त होती है भाषा वो आपकी हिंदी भाषा होती है। कौन, हिंदी भाषा होती है। बाकी अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी सहभाषा है। क्या है, राज्य की सहभाषा जो आपकी है, सहयोगी भाषा है, वो आपकी अंग्रेजी है। क्योंकि ये सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है कि अंग्रेजी कैसी है, तो आपकी सहभाषा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट दिया है कि राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। जनता और सरकार के मध्य एक सेतु की कार्य करता है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को, याद रखिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित किया गया कब, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को। इसलिए याद रखिए 14 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट वो बनता है 14 सितंबर हिंदी दिवस। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है
कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। याद रखिए, हिंदी को किस प्रकार से लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। इसका मतलब है कि ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आई है आपकी कौन, तो आपकी देवनागरी। तो इसलिए कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, क्या बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार से देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यहाँ पर खरोष्ठी लिपि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ब्राह्मी और आपकी देवनागरी की। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, ये क्वेश्चन इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं कि भाग 5 का जो अनुच्छेद 120 है इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें, जो संसद में प्रयुक्त होती है भाषा उसका प्रयोग आर्टिकल नंबर 120 में है। वहीं पर भाग 6 में अनुच्छेद 210 में क्या है कि जो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 210 में, जो कि भाग 6 में है। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, तो राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। याद रखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब, तो 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में किया था। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। कौन है, तो याद रखिएगा नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन है, तो काका कालेलकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। अर्थात याद रखिए, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, है ना, प्राथमिक में जो आपके बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल नंबर आपके 350 के ए तह में। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देख सकते हैं शास्त्रीय भाषा। अभी तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपकी 11 है। कितनी है, 11 है। याद रखिएगा, अभी अभी अपडेट हुआ है, उस अपडेट को भी इसी माध्यम में, इसी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। याद रखिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, जो आपकी उड़ीसी है, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी, अर्थात जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। यहाँ से क्वेश्चन छपना ही छपना है। जब इतना बड़ा अपडेट हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन छपना है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 11 हो गई है। नई आपकी भाषाएं जो जोड़ी गई हैं 3 अक्टूबर 2024 को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया है। कुल मिला के हो गई हैं 11। ये भाई शास्त्रीय भाषा क्यों कहा गया है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं कहा गया है? याद रखिए, जिस राज्य में पूर्णतः वही भाषा बोली जाती है, अर्थात अगर मान लीजिएगा कि जैसे आप जाते हैं कहाँ पर, मराठी, अर्थात तो मराठी में पूरे लोग मराठी ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर असम में जाते हैं तो असमिया ही बोलते हैं, वहाँ पर मिक्स खिचड़ी नहीं बोलते हैं। जैसे कि देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो आपकी भाषाएं होंगी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं मिली है, अर्थात हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं है। जिस भी भाषा को उस राज्य में पूरी तरीके से बोली जाती है उसी को शास्त्रीय भाषा कहा गया है। अब संख्या हो गई है 11, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, ये राजभाषा क्या है? अभी बताया था कि राजभाषा का अर्थ होता है राज्य की भाषा से, अर्थात राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय संपर्क स्थापित किया जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये भी परिभाषा याद रखना है। अगला देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान में अभी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। याद रखिए, भारतीय संविधान में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। दोस्तों, संपर्क भाषा क्या होती है? तो भाषा के संदर्भ में कहें तो संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय होता है जन भाषा, जो लोगों को जनता के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, जन भाषा होती है। वहीं पर मानक भाषा क्या होती है? तो मानक भाषा को परिनिष्ठ भाषा कहते हैं, इसे टकसाली भाषा कहते हैं, साधु भाषा या नागर भाषा आदि के नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा
में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। याद रखिए, मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, बाकी इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे परनिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, साध भाषा, नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अगला देखो दिया है कि जो मानक भाषा है ये शिक्षित वर्ग की, अर्थात जो मानक भाषा है ये शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पात्राचार, व्यवहार की भाषा होती है। अगर पूछे विभाषा क्या है सर, तो इसे उपभाषा भी कहते हैं। जो विभाषा है इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा से कम, क्या, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको बिल्कुल नोट कर लेना है। विभाषा क्वेश्चन बनेगा तो आप कहेंगे इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा से कम व्यापक होता है और बोली से अधिक होता है। भाषा से कम लेकिन बोली से अधिक विस्तृत होता है, उसे विभाषा कहते हैं। तो फिर बोली क्या होती है, तो भौगोलिक क्षेत्र में भारत के भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ बोली आपके अलग होगी, 5-6 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी बोली बदल जाती है। तो ये क्षेत्रीय जो आपकी रूप में होती है इसे बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जाता है। अगला आपका दिया है अपांग को। देखिए, अपांग को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में कड़ी माना गया है। याद रखिए, जो अपांग है इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की जो कड़ी है वो आपकी अपांग, इसी को कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अपभ्रंश क्या है। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। याद रखिए, अपभ्रंश शब्द का जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को वृष्ट क्या दिया है, विभ्रष्ट कहा गया है ना। इसका प्रयोग किया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। वहीं पर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग आचार्य वांड्य पतंजलि के ये पूर्ववर्ती हैं, इन्होंने किया था। याद रखिए क्या शब्द दिया है, अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है कि जबकि अपभ्रंश शब्द का सप्तम प्रमाणिक प्रयोग, थोड़े थोड़े में परिवर्तन है। प्राचीनतम पूछे तो भैया यहाँ पर देखो आपके भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग याद रखिएगा ये किया था आपके किसने, तो आप कहेंगे सर ये आपके आचार्य वाड्यू हैं, है ना, व्यायडी हैं। और जबकि अपभ्रंश का प्रयोग प्रमाणिक रूप से किया है तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा, चीनी भाषा किस परिवार की है, तो चीनी भाषा परिवार और आपका तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा मानते हैं। याद रखिए, चीनी भाषा परिवार और तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा परिवार माना गया है। दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय से पूर्व आर्य भाषा को अपभ्रंश के रूप में विद्यमान था। अर्थात जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके पहले वाली जी थी उसको आर्य भाषा का एक विभ्रंश रूप या अपभ्रंश रूप दिया गया है। अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो आपके अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया है मुंडा और संथाली भाषा का जो संबंध है कहाँ से है, तो याद रखिए कि मुंडा और संथाली भाषा का जो संबंध है वो आस्ट्रिक भाषा परिवार से, किससे है, तो आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। वहीं पर ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। याद रखिएगा, जो ब्रजबुली है ये कहाँ से है, तो बंगला भाषा का ये कृत्रिम रूप आपका है, याद रखिएगा। रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो आप कहेंगे सर हरियाणा में बोली जाती है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बनता है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी उपभाषा है जहाँ पर कर्ता में जो आपका ने का प्रयोग नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो पूर्वी उपभाषा है उसमें या ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला है बोलियों में कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, गुजरात राज्य में जो आपका जयभट्ट का शिलालेख है वहाँ पर इसका प्रयोग सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था 1835 में, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। याद रखिए, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। अर्थात मानक हिंदी का आधार क्या है, तो खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली है, याद रखिएगा।
अगला देखो दिया है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। तो हमने कहा भाषा की लघुत्तम सार्थक दे सार्थक तो शब्द है, क्योंकि भाषा के लघुत्तम तो वर्ण होता है लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, जैसे राम लिखा है तो ये सार्थक हो गया। तो आप कहेंगे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई याद रखिए शब्द होती है, कोई भी शब्द आपका होगा। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य होती है। अगर पूछे 14 सितंबर को हिंदी दिवस, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। यहाँ पर दिया है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। याद रखिए हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषाओं की रचना में मिलता है, याद रखिएगा। थोड़ा पानी भी पी लें, तब तक आप लोग वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। जितने भी साथी लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भैया आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दिया करिए प्लेलिस्ट से, और वीडियो उनको भी देखिएगा। चलिए, तो देखिए अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली जो आपकी है, पाली ये भारत की प्रथम देश भाषा है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, तो आपको पाली बताना है। इसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ प्राकृत नहीं, पुरानी प्राकृत। तो आप कहेंगे सर पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, ना कि संस्कृत आपको बताना है। क्या बोलेंगे, पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा आपको बता दी गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। वहीं पर अगला है कि जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, इसलिए संस्कृत भाषा की जननी या हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है, वो आदि जननी कहते हैं, है ना। याद रखिए संस्कृत कह सकते हैं हिंदी भाषा की आदि जननी, वो आपके याद रखिएगा, सॉरी सही है, हिंदी भाषा की आदि जननी, क्योंकि हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है, तो आदि जननी जो आपकी है वो आपकी कौन है, तो संस्कृत हो जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है, तो आपकी अपभ्रंश भाषा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय कार्य हैं उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो आपकी है वियोगात्मक या विशिष्ट आपकी है। याद रखिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। हड़ौती और ढूंढाही ये पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। याद रखिए हड़ौती ढूंढाही ये पूर्वी राजस्थान की क्या हैं, बोली हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। याद रखिए जो भोजपुरी भाषा है इसका वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। याद रखिए पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, तो ब्रजभाषा है। क्या है, पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली आपकी है ब्रजभाषा है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था, याद रखिएगा। आते हैं यहाँ पर जो आपकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। याद रखिए कौन जो पश्चिमी हिंदी है इनमें 5 बोलियाँ हैं, और ये पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ ये सौर सेनी अपभ्रंश से निकल कर आई हैं, और इसकी आपकी जो उपभाषाएँ हैं वो आपके देख सकते हैं 5 उपभाषाएँ हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। ये जो आपका है ये कैसा होता है, इसकी विशेषता है आकार बहुला, अर्थात इसको जब तोड़ते हैं ना तो याद रखिए प्रत्यय के रूप में क्या होता है, आ शब्द अगर आता है तो ये आकार बहुला है ना। तोड़ने में अगर प्रत्यय के रूप में आ निकल के आए तो आकार बहुला है। और यहाँ पर ब्रजभाषा जो कि ओकार बहुला है, तोड़ने पर अगर ओ आता है तो ओकार बहुला है। कन्नौजी ये भी कैसी है, ओकार बहुला है। बुंदेली भी ओकार बहुला है। और बांगरू या हरियाणवी या जाटू जो कि आकार बहुला है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आकार, ओकार, ईकार, है ना, ईकारांत, ये शब्द क्या हैं, ये हम आपको अलग से डिटेल से पढ़ा देंगे। बाकी इस वीडियो में आपको फोकस करना है कि भैया जो आपकी 5 आपकी बोलियां हैं वो आपकी कौन सी है। खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं।
याद रखिएगा। दूसरी आपकी ब्रजभाषा है, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और पांचवी बांगरू या हरियाणवी या जाटू इसे कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और आगे आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि राजस्थानी हिंदी। याद रखिए, राजस्थानी हिंदी भी आपके सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। इसकी उपभाषाओं की अगर बात करते हैं तो देखिए 4 आपकी उपभाषाएं हैं। याद रखिएगा, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाही या जयपुरी और इसे मालवी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से तो ये आपका पूर्वी है। पूर्वी को हम लोग ढूंढाही या जयपुरी या पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। इसमें देखा जाए तो जो टा वर्ग है इसकी बहुलता ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं तो लोग टा वर्ग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वहीं पर देखा जाए जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, ये मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ है, और ये पश्चिमी राजस्थानी है, इसमें भी टा वर्ग की बहुलता होती है। वहीं पर जो आपका मेवाती है, ऊपर मेवाती है उत्तरी राजस्थान में, याद रखिए इसमें भी टा वर्ग की बहुलता होती है। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण में तो आपकी मालवी है जो कि टा वर्ग बहुलता ये भी होता है, अर्थात राजस्थान में टा वर्ग का प्रयोग ज़्यादा होता है। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट है कि बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं। याद रखिएगा, ये आपकी कहाँ से आई है? मगधी अपभ्रंश से। किससे? मगधी अपभ्रंश से। और ये उपभाषाओं में देखा जाए तो देख सकते हैं कि आपके 5 उपभाषाओं में से देखा जाए तो आपकी ये आपकी है, और 3 आपकी कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए, सॉरी माफ़ करिएगा, ये बिहारी हिंदी की बात है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां कौन कौन से हैं? मगधी, मैथिली और भोजपुरी, है ना। और भोजपुरी जो आपकी है इकार बहुला है। तो याद रखिएगा, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, याद रखिए मगधी, मैथिली और भोजपुरी हो जाएगा। अगला जो आपका आएगा वो पूर्वी हिंदी होगा, और पूर्वी हिंदी की आपकी 3 बोलियां हैं। ये अर्धमगधी अपभ्रंश से आई है। किससे? अर्धमगधी अपभ्रंश से। और याद रखिएगा यहाँ पर ABC वाला काम लगेगा, ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। अगला है पहाड़ी हिंदी की 2 प्रमुख बोलियां हैं। याद रखिए, ये जो आपकी आई है सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। तो याद रखिएगा, इसमें से गढ़वाली है और आपकी कुमाऊनी है। तो हमने कहा हिंदी की 5 उपभाषाएं आपकी थी, और 5 उपभाषाओं में आपकी पश्चिमी हिंदी, आपकी देखा राजस्थानी और आपकी पहाड़ी, ये तीनों आपकी सौरसेनी में आती हैं। फिर बिहार जो मगधी अपभ्रंश है, और जो आपकी पूर्वी हिंदी है वो अर्धमगधी में आपका आता है। याद रखिएगा, कुछ पॉइंट और आपके बचे हैं, जैसे कि अरबी जो आपका है ये समी भाषा के अंतर्गत आता है। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आता है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। याद रखिए, फर्दिनांद द सोस्यूर को आधुनिक भाषा का विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिए, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? सोस्यूर को मानते हैं। और अगला है खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की भाषा है। गुरखाली भाषा या खरखुरा भाषा जो आपका खसखुरा भाषा है ये नेपाल की राजभाषा है। याद रखिए, नेपाल की राजभाषा आप कहेंगे गुरखाली या कह सकते हैं खसखुरा, ये नेपाल की राजभाषा है। अगला पॉइंट दिया है कि 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस समय देखा जाए तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। याद रखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका था वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न किया गया था। कब? 75 में ये किया गया था, और याद रखिएगा नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था, अर्थात थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम था, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष संदेश यहाँ पर दिया था। प्रारंभ में इस सम्मेलन का आयोजन हर चौथे वर्ष होता था, परंतु अब इसका आयोजन तीसरे वर्ष होता है। और अगला है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो जो आपका कह सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं आपके भारत में, तो ये 10 जनवरी कब? 2006 से मनाया जाना शुरू किया गया, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पर इसकी घोषणा किया था, शुरुआत की थी। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या यहाँ पर पॉइंट को समझिए, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया था, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक आपकी है, ये तो आपको बता दिया गया है। तो आपसे पहला पूछा गया, पहला आपका हुआ का तो नागपुर में हुआ था, 75 में हुआ था, 1975 में।
नागपुर में हुआ था, और आपसे पूछेगा तो 12वां पूछ लेगा, क्योंकि 2023 में आपका हुआ है। ये 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी, जो कि आपकी फिजी में हुआ है। याद रखिए, यही आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिए, खड़ी बोली से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। याद रखिए, बोली का जो केंद्र है, खड़ी बोली का केंद्र है मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल सक्रात्यान ने इसे कौरवी नाम दिया है। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। खड़ी बोली के प्रथम कवि आपके अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला देखो दिया है कि खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है? कामायनी है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद आपके हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने किया था। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू रूप बताया है। वहीं पर अगला है कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, वो खड़ी बोली का क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ तक इसका आपका विस्तार है। तो इस वीडियो में देखा कि आपको हमने पूरी की पूरी यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है ना। जैसे कि वर्णमाला वाला टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक में क्या होता है, जब बोलियाँ आपके जैसे मान लो खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, अवधी है, इन भाषाओं को अगर विस्तार रूप किया जाए तो और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में देखा जाए कि हमने आप बहुत कम समय में यहाँ पर आपकी इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में हमें मोटिवेशन मिल पाए और आप लोगों का सपोर्ट मिल पाए, है ना। तो आप लोग शेयर, सपोर्ट, लाइक जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से इस प्रकार के सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, हर प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।